नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका भारतीय रेलवे चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हैं रेलवे से संबंधित जितने भी कंपटीशन्स हैं उन सभी में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और डिटेल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, दादा भाई नौरोजी गणित एवं भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किए गए थे। दादा भाई नौरोजी गणित एवं भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किए गए थे। ऑप्शन ए प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई, ऑप्शन बी प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता, ऑप्शन सी सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई, ऑप्शन डी एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, एल्फिंस्टन कॉलेज ऑफ मुंबई में वो नियुक्त किए गए थे। और इनके बारे में और डिटेल जान लेते हैं। देखिए दादा भाई नौरोजी को आधुनिक भारत का प्रथम अर्थशास्त्री माना जाता है। पहली बात तो ये हो, दादा भाई नौरोजी को आधुनिक भारत का प्रथम अर्थशास्त्री माना जाता है। और सर्वप्रथम 1868 ईस्वी में भारत के जो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 20 रुपये निर्धारित की थी इन्होंने। सर्वप्रथम 1868 में क्या किया था इन्होंने, भारत की जो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय थी वो निर्धारित की थी। और कितनी निर्धारित की थी, 20 रुपये निर्धारित की थी। आगे देखिए, और ये प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने भारत की दुर्दशा का मूल कारण जो है धन का बहिर्गमन सिद्धांत माना है। यानी यहाँ से धन जा रहा था, इस चीज़ को भारत की दुर्दशा का कारण सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने ही माना था उस समय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामकरण इन्हीं की देन है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो नामकरण है वो भी इन्हीं की ही देन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 ईस्वी में हुई थी। 1885 ईस्वी में हुई थी। तो उसका जो नामकरण जो रखा गया था वो इन्हीं की ही देन है। और फिंसवारी से सांसद भी ये पहली बार, सबसे पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी जो फिंसवारी से सांसद चुने गए थे। इनके लिए ये भी एक मुख्य पॉइंट है कि ये फिंसवारी से चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। और 1892 ईस्वी में ये चुने गए थे। 1892 ईस्वी में ये सांसद चुने गए थे प्रथम बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है। पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए IOCL, ऑप्शन बी HPCL, ऑप्शन सी BPCL, ऑप्शन डी ONGC। पानीपत रिफाइनरी जो आती है, करेक्ट आंसर है ए पार्ट, IOCL के अंतर्गत आती है। और आपको कुछ और डिटेल्स बता दें, पानीपत रिफाइनरी हरियाणा में अवस्थित है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए पानीपत रिफाइनरी जो है हरियाणा में अवस्थित है। और भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर रिफाइनरी है जो RPL के अंतर्गत है, यानी निजी क्षेत्र के अंतर्गत है। और जामनगर कहाँ पर है, गुजरात राज्य में अवस्थित है। और आपको ONGC के बारे में बता दें, ONGC की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नाल में भोजन जाता है। कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आहार नाल में भोजन जाता है। ऑप्शन ए अंतर्ग्रहण इंजेक्शन, ऑप्शन बी पाचन डाइजेशन, ऑप्शन सी आत्मसात्करण एसिमिलेशन, ऑप्शन डी निष्कासन एलिमिनेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए, अंतर्ग्रहण प्रक्रिया है जिसे इंजेक्शन कहा जाता है इंग्लिश में। उसके द्वारा आहार नाल में भोजन जाता है। और डिटेल देख लेते हैं, मुख्य पॉइंट देखिए इसके बारे में। भोजन के पाचन की जो संपूर्ण प्रक्रिया है 5 अवस्थाएं से गुजरती है। पहली अवस्था है अंतर्ग्रहण इंजेक्शन, और दूसरी है डाइजेशन पाचन, और तीसरा है अवशोषण अब्सॉर्प्शन, और स्वांगीकरण है एसिमिलेशन कहते हैं इंग्लिश में। और 5वें नंबर पर है मल त्याग डिफेक्शन। तो ये पांचों प्रक्रियाओं के द्वारा जो है भोजन की संपूर्ण प्रक्रिया होती है। और अमाशय में भोजन पहुंचने पर पायरेलिक ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। जब अमाशय में भोजन पहुंचता है तो उसमें पायरेलिक ग्रंथियां होती हैं, उनसे जठर रस निकलता है जो हल्के पीले रंग का होता है तथा जो भोजन पचाने में मदद करता है। और आमाशय के ऑक्सिनटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl निकलता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है और एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफॉर्म
सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए नाइट्रिक ऑक्साइड, बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। नाइट्रोजन का जो पेंटॉक्साइड होता है उसके ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है नाइट्रोजन के क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में। और इसके बारे में मुख्य पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, क्लोरोफॉर्म का आविष्कार जो किया था हैरिसन और सिम्पसन ने किया था। हैरिसन और सिम्पसन ने क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किया था। और बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। बैक्टीरिया की खोज जो की थी ल्यूवेनहॉक ने की थी। और क्लोरोफॉर्म का प्रयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का जो प्रयोग किया जाता है वो शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, बी ऊर्ध्वपातन, सी वाष्पीकरण, डी संघनन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी पार्ट करेक्ट आंसर है, वाष्पीकरण कहा जाता है। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में जो रूपांतरण होता है तो उसको वाष्पीकरण कहा जाता है और उसको इवापोरेशन कहा जाता है इंग्लिश में। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, द्रव के खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का अपने वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। जब द्रव खुली सतह पर होता है तो प्रत्येक ताप पर जो धीरे धीरे द्रव का अपने वाष्प में बदलता है द्रव, तो वो वाष्पीकरण कहलाता है। और ऊर्ध्वपातन जो होता है सब्लिमेशन, इस विधि के द्वारा दो ऐसे ठोसों के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातित तो हो और दूसरा नहीं हो। यानी ये ऊर्ध्वपातन ऐसी विधि है जिसमें ऐसे ठोसों के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस तो ऊर्ध्वपातित हो और दूसरा नहीं हो। जैसे कपूर है, नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है आदि को अलग करते हैं। जब आगे देखिए, जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तो उसके मिश्रण का आसवन विधि से अलग करते हैं। उसका मिश्रण जो है आसवन विधि से अलग, उसके मिश्रण से उसे आसवन विधि से अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए गैलीलियो गैलीली, ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन सी जॉन डाल्टन, ऑप्शन डी स्टीफन हॉकिंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, गैलीलियो गैलीली के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। और इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। ओह सॉरी, जड़त्व का जो नियम किया गया था ये आइजैक न्यूटन द्वारा किया गया था। न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, वो गलत छपा हुआ है, न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है, ए पार्ट नहीं है, ये रॉन्ग है। बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है, अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। और इसके बारे में डिटेल देखिए, जड़त्व जो आयतन के अनुकिरमानुपाती होता है और वस्तु का जो द्रव्यमान जितना अधिक होता है जड़त्व उतना ही अधिक होता है। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। जड़त्व का नियम यह बताता है कि कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगी यदि उस पर कोई बाहरी बल नहीं आरोपित किया जाए। ये जड़त्व का नियम है, यानी कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगी यदि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए। और न्यूटन गति के 3 नियमों को प्रतिपादित किया है न्यूटन ने। न्यूटन का प्रिंसिपिया नामक पुस्तक जो थी 1687 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। न्यूटन की प्रिंसिपिया नामक पुस्तक 1687 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और जड़त्व के कारण ही वाहन पर सवार यात्री अचानक गाड़ी चलने से झुक जाते हैं। जब गाड़ी चलती है तो जो यात्री बैठे हुए थे वो अचानक आगे की ओर जड़त्व के कारण ही आगे की ओर झुक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए, एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार है। बी, एक ग्रह की कक्षा केंद्र में सूर्य के साथ गोलाकार है। सी, एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक में किसी अन्य ग्रह के साथ अंडाकार है। ऑप्शन डी, एक ग्रह की कक्षा केंद्र में किसी अन्य ग्रह के साथ गोलाकार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार है। और इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए,
गति का नियम केपलर ने दिया, गति का नियम जो दिया है केपलर ने दिया है। और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करती है। कोपरनिकस ने सूर्य के केंद्रीय सिद्धांत की खोज की है। सूर्य एक तारा है क्योंकि सूर्य में अपना ताप है। और सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुष्ठ रोगी दिवस मनाया जाता है। कुष्ठ रोगी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 दिसंबर को, बी 17 जनवरी को, सी 25 जनवरी को, डी 30 जनवरी को। तो जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, 30 जनवरी को कुष्ठ रोगी दिवस मनाया जाता है, कुष्ठ रोधी दिवस मनाया जाता है। और डिटेल मुख्य पॉइंट देख लेते हैं इसके बारे में। कुष्ठ रोगी दिवस जो है 30 जनवरी 2016 को मनाया गया था। 30 जनवरी 2016 को बनाया गया था ये। कुष्ठ रोग जो है तंत्रिका तंत्र त्वचा को प्रभावित करता है और माइक्रोबैक्टीरिया लेप्रेसी से कुष्ठ रोग होता है। और 30 जनवरी को महात्मा गांधी का पुण्यतिथि भी है। और आपको बता दें कि बाबा आमटे कुष्ठ रोगी के उपचार में जीवन समर्पित कर दिया था। और 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामसार के अंतर्गत भारत में आर्द्रभूमि स्थलों की संख्या क्या है? रामसार के अंतर्गत भारत में आर्द्रभूमि स्थलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 35, बी 40, सी 42, डी 45। तो जो करेक्ट आंसर है वो है, तो इसका करेक्ट आंसर है 42 है। रामसार के अंतर्गत भारत में आर्द्रभूमि स्थलों की संख्या 42 है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। रामसार जो है ईरान में एक स्थान का नाम है। और 1971 ईस्वी में रामसार में आर्द्रभूमि से संबंधित विश्व स्तर का सम्मेलन हुआ था। और भारत में रामसार सम्मेलन को लागू करने वाले देशों में शामिल है। आर्द्रभूमि में सुधार लाकर खाद्यान्न आपूर्ति को बढ़ाने का प्रयास इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है। यानी इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्द्रभूमि में सुधार लाकर खाद्यान्न आपूर्ति को बढ़ाने का प्रयास करना इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।